हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग जुड़ चुके हैं अमरनाथ सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ से आपको प्रतिदिन कुछ नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। और अभी हम जो एक सीरीज लेके स्टार्ट किए हुए हैं वह सीरीज है क्लास 9 की, जो न्यू NCERT आई है कावेरी। उसका हम लोग एक हिंदी स्टोरी आपको हम बता रहे हैं। तो एक वीडियो हमने फर्स्ट चैप्टर बता दिया था, सेकंड वीडियो अपनी है जहाँ पे हम सेकंड चैप्टर को यानी कि बात हम करने जा रही हैं, जिसका चैप्टर का नाम है द पॉट मेकर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वीडियो को नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो एक बार जाइए यूट्यूब पे। छोटा ही वीडियो, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप पहली बार आए हुए हैं अपने इस अमरनाथ सर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 9, 10, 11, 12 की कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाएगी, एज वेल एज हिंदी क्लास भी हम लोग ऐड करने जा रहे हैं जल्दी ही। तो हिंदी और इंग्लिश की आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से होती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के इस चैप्टर को, द पॉट मेकर। देखिए, द पॉट मेकर की अगर हम बात करेंगे तो द पॉट मेकर की स्टोरी कुछ इस तरह की हिंदी कहानी आपको हम सुना रहे हैं, सुनिए और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई, क्या मास्टर? सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लगी, तब से उसने अपनी माँ और नानी की तरह एक पॉट मेकर यानी कुम्हारी बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी माँ जो अरेनला चाहती थी कि वह एक बुनकर बने। जिस दिनों सेंटिला घर पर रह पाती और उसके माता पिता खेतों पर चले जाते, वह कुशल कुम्हारों के पास जाकर यह कला सीखने की कोशिश करती। पहले पल वे लोग उस छोटी लड़की की जिद पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जल्द ही इस बचपनी शौक से क्या हो जाएगी, उब जाएगी। सेंटिला ने घर पर मिट्टी के बर्तन बनाने की अपनी दीवानगी छुपाए रखी, क्योंकि उसने एक रात अपने माता पिता की बात सुन ली थी। उसकी माँ बुनाई के प्रति सेंटिला की उदासीनता की शिकायत कर रही थी। उसने कहा, मैं उसे मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे कोई खुशी नहीं दी और केवल मेरी परेशानियों के बदले बहुत कम मुआवजा मिला। कौन से काम में? जो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पे। नदी का किनारा, जहाँ बर्तन बनाने के लिए ग्रे और लाल मिट्टी मिलती है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। मुझे नदी किनारे तक सीधी ढलान उतरनी पड़ती है। गांव तक भारी बोझ उठाकर पहाड़ी पर चढ़ने से मेरी पीठ में दर्द होता है। बांस के बेलनों में जिद्दी मिट्टी को नरम करने के लिए कूटना भी क्या है, थकाऊ काम है। कौन लाइन कर रहा है? सेंटिला की। ठीक है, कई बार तो अत्यधिक थकान के कारण मैंने साँचा गिरा दिया और मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा है। इतनी मेहनत के बाद भी बर्तनों का एक बैच तैयार होने में महीनों लग जाता और इनाम बस कुछ रुपए। लेकिन अगर सेंटिला बुनाई सीख ले तो यह परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा देने के साथ साथ कहीं अधिक पैसे कमा सकती है। बुनाई मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी गंदी नहीं होती और हर मौसम में घर के अंदर की जा सकती है। इसके अलावा एक साल बुनने में कम समय लगता और आमदनी भी क्या होती है, अच्छी होती है। ये सेंटिला की मदर की सोच है, किस चीज़ काम को लेकर के, कि जो स्विंग का काम सीख ले, बुनाई का काम सीख ले। सेंटिला जो थी कुम्हारों को काम करते देखने के लिए जाती है। उसने देखा कि मिट्टी को पानी के साथ कैसे मिलाया और कूटा जाता है। वे नरम मिट्टी के ढेर में बाईं हाथ की उंगलियां कितनी सावधानी से घुसाते हैं, यानी कि, और फिर क्या करते हैं, दाहिने हाथ में पकड़े स्पैचुला से घुमाते हुए मिट्टी को आकार देते हुए उसे कितनी कुशलता के साथ घुमाते हैं। स्पैचुला की नियमित थपथपाहट उसके कानों को संगीत के जैसे लगती थी। और देखिए, जब आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगेगी ना, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, एक रिलैक्सेशन देगी, आपको इंजॉयमेंट देगी। अब जैसे आपको अगर पढ़ाई अच्छी लग रही होगी तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको लगता है अरे यार छोड़ो पढ़ लेंगे, तो फिर चीज़ें, तो वही बात है, आपका इंटरेस्ट जहाँ होता है वो चीज़ें आपके लिए हमेशा क्या होती है, एंटरटेनिंग होती है, इंजॉयफुल होती है। ठीक है, जब वह मोहित होकर देखती कि उसकी आंखों के सामने ही एक बेडौल मिट्टी के ढेर से बर्तन का आकार उभरता है। 2-3 दिन बाद बर्तनों को आवश्यक आकार बनाए रखने और उसकी मजबूती जांचने के लिए अंतिम रूप दिया जाता था। तभी बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए निकाला जाता है और फिर उन्हीं भट्ठी में घास और सूखे बांस की परत पर एक समान तरीके से रखकर उठी सामग्री की एक और परत से ढका जाता था और फिर मिट्टी और भट्ठी को क्या किया जाता था, उसमें जला दिया जाता था।
आग का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ज़्यादा या कम आग से पूरा बैच क्या हो जाता है, खराब हो जाता था। अरेल्ला को अपनी बेटी के जाने की खबर मिली, लेकिन उसने अनजान बने रहने का नाटक किया। शाम ढलने से पहले सेंतिला को जल्दी घर लौटना पड़ता था, ताकि जब माँ खेतों से वापस आए तो वह घर पर हो। धीरे धीरे सेंतिला का जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग हैरान थे कि अरेल्ला अपनी बेटी को यह कला क्यों नहीं सिखाना चाहती। उन्हें डर था कि अगर सभी कुमार ऐसा ही करने लगे तो उनकी जगह लेने के लिए कोई कुशल कुम्हार नहीं बचेगा। एक दिन सेंतिला के पिता मेसोबा को गांव की पंचायत में बुलाया और पूछा कि अरेल्ला बेटी को यह कला क्यों नहीं सिखा रही। उन्होंने विनम्र स्वभाव में उत्तर दिया, चाचाओं और बड़े भाइयों, अरेल्ला ने कभी नहीं कहा कि वह हमारी बेटी को बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। बस हम चाहते थे कि बीमारी के बाद वह पहले थोड़ी और मजबूत हो जाए। आप जल्दी सेंतिला को गांव के सबसे अच्छे बर्तन बनाते देखेंगे। मेसोबा की बात सुनकर बुजुर्गों ने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वह अरेल्ला को याद दिलाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कला को अपनी बेटी को सिखाना उसका कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी कला जो न केवल लोगों की जरूरतें पूरी करती है, बल्कि उनकी परंपरा और इतिहास का भी प्रतीक है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। और जो लोग इस कला में निपुण हैं, उनका दायित्व है कि वह इसे न केवल अपने बच्चों को बल्कि हर उस व्यक्ति को सिखाए जो सीखना चाहे। मैं सुबह घर गया और अरेल्ला से इस बारे में बात की। अगले साल अरेल्ला सेंतिला को उस नदी के किनारे ले गई जहाँ ग्रे और लाल मिट्टी मिलती थी। उसने सेंतिला को दाव से मिट्टी खोदना, उसे टोकरी में भरकर लाना, काम के सेड में नाद में भिगोना और उसे बांस के बेलन से सही मात्रा में भरकर कूटना सिखाया। सेंतिला जल्दी सीखने वाली थी और उसने मिट्टी को नरम आटे जैसा बना दिया। लेकिन जब उसने मिट्टी के ढेर को बर्तन का आकार देने की कोशिश की तो वह ठीक से मिट्टी के ढेर को पकड़ भी नहीं पाए। माँ बस एक कोने में बैठकर उसे बार बार कोशिश करते देखती रही। जब सेंतिला शर्म और निराश से सिर झुका लेती तो अरेल्ला काम अपने हाथ में लेती और उस मिट्टी के ढेर से एक सुंदर बर्तन बना लेती। यह सत्र लगभग 1 साल तक चला, लेकिन सेंतिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई। अगले साल जब सेंतिला बड़ी हुई तो रीति रिवाज के अनुसार उसे कुछ रातों के लिए लड़कियों की एक छात्रावास में रहने को भेजा गया, जिसकी देखरेख एक दयालु हाफ एज की एक वेडो मतलब विधवा औरत थी, वही करती थी, जिन्हें लड़कियां ओनुला या आंटी कहती थी। उन्हें सेंतिला के परिवार के मतभेद की बात पता थी और उन्होंने हर संभव तरीके से उस लड़की की मदद करने का निश्चय किया था। एक शाम जब सेंतिला को छोड़कर बाकी सभी एक संगीत समारोह में चले गए तो ओनुला ने उसे चुपचाप अपनी टोकरी से मिट्टी और औजार निकालते देखा। उन्होंने सेंतिला को अनाड़ी कोशिश से देखी और पाया कि सेंतिला बहुत तनावग्रस्त थी। इस वजह से मिट्टी मानो सही आकार लेने में असमर्थ या अनिच्छुक लग रही थी। जब सेंतिला ने थककर बेडोल मिट्टी के ढेर को जमीन पर गिरा दिया तो ओनुला उसके पास आकर बोली, चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक सुंदर बर्तन कैसे बनाया जाता है। सेंतिला हैरान होकर देखती रही। जब ओनुला ने एक सुंदर बर्तन बनाया, उसे फिर से कोशिश करने को कहा। सेंतिला ने एक मिट्टी के ढेर उठाया और जो आत्मविश्वास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके साथ अभी अभी मिले निर्देशों का पालन करते हुए फिर से शुरुआत की। उसने एक सुंदर बर्तन बना दिया। जब बर्तन तैयार हो गया तो वह वहीं बैठकर अपना काम निहारने लगी। लेकिन ओनुला ने कहा, बर्तन का मुंह बिल्कुल गलत है। सेंतिला ने निराशा से ओनुला की ओर देखा, जो मुस्कुराकर बोली, अगली बार जब तुम अपनी माँ के साथ काम करो तो ध्यान से देखना कि वह बर्तन का मुंह कैसे बनाती है। तुम जल्दी सीखने वाली हो और तुम अच्छा करोगे। अगले बर्तन बनाने के सत्र में सेनिला और ने गौर से देखा कि उसकी माँ बाईं हाथ और स्पैचुला को कैसे पकड़ती है, बर्तन का मुंह बनाते समय वह लय को कैसे धीमा करती है और मुंह पर किनारा बनाने के लिए लंबे आटे की एक पट्टी जैसी जोड़ी जाती है। फिर एक धूप भरे दिन अरेल्ला ने सेंतिला से कहा कि उन्हें जितने हो सके उतने बर्तन बनाने की कोशिश करने चाहिए, वरना उन्हें सुखाने के लिए पर्याप्त धूप के दिन नहीं मिलेंगे। वे काफ़ी जल्दी सेट में पहुंच गए। हमेशा की तरह अरेल्ला ने जल्दी से एक बैच पूरा किया और सेंतिला को काम संभालने को कहा। सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायत करते हुए बाहर चली गई और सेंतिला से कहा कि जितने हो सके उतने बर्तन बनाने की कोशिश करें। सेंतिला हैरान हुई और अनिच्छा से बाईं हाथ के साथ सही तालमेल बिठाकर आटा कूटने लगी। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में उसे लगा कि बर्तन तैयार हो गए हैं। उसने दूसरा शुरू किया और जैसे किसी धावक को अचानक गति मिल जाए
वह उसी रफ्तार और कुशलता के साथ एक के बाद एक बर्तन बनाती रही जो उसने अपनी माँ के हाथों में देखी थी। अंत में जब वह अपने बर्तनों की कतार को देखा तो पाया कि उसने अपनी माँ की गिनती से केवल एक कम बर्तन बनाए थे। मेहनत से थककर उसने घर के अंदर जाने और माँ के साथ खाना खाने का फैसला किया। जब वह दरवाजे पर पहुंची उसने देखा कि माँ फर्श पर लेटी हुई थी, वह सांस नहीं ले रही थी। सेंथिला मदद के लिए गांव के आम इलाके की तरफ दौड़ी। आम का मतलब पेड़ नहीं, आम का मतलब जहाँ लोग रहते थे। ग्रामीण घर की ओर दौड़ पड़े और मेशोबा को बुलाया। मेशोबा यानी कि सेंथिला के फादर। अगली सुबह जब अरेनला का शव घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंथिला उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाई, माँ, मैंने नहीं चाहा था कि इस तरह हो, या बस मुझे मिल गया। कृपया मुझे माफ़ कर दो। जिन्होंने यह सुना वे समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रही थी, सिवाय ओनुला के। ओनुला कौन थी? उसकी वार्डन थी। उन्हें सहज ज्ञान से आभास हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। वापस जाते समय ओनुला ने देखा कि काम के सेट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जिज्ञासावश वह अंदर गई और अचानक छिटक कर रुक गई। नए बने बर्तनों की दो साफ कतारें एक दूसरे के पास खड़ी थी, पर दोनों बैचों में कोई अंतर नहीं कर पाई। उन्हें यकीन था कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ओनुला वहां देर तक खड़ी रही, मानो किसी नई घटना को आत्मसात करने की कोशिश कर रही थी, यानी समझने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे वह इस अद्भुत जगह से चली गई जैसा उन्होंने इसे माना, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अभी अभी सेट के अंदर एक साथ खड़े दो बैच के अभी भी नम बर्तनों में एक गहरा सत्य देखा है। क्या था भाइयों सर? कि एक नया पॉट मेकर पैदा हो चुका था। और कौन था? सेंथिला थी। मैं उन्हें अपने बचपन के दिनों से जानता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता के जूते बनाए थे। वह लंदन के एक फैशनेबल इलाके की एक छोटी गली में अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। दुकान में एक खास शांत विशिष्टता थी। उस पर गेसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा कोई बोर्ड नहीं था, और खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े वह केवल वही बताते कि जिसका ऑर्डर दिया जाता था, और जो बनाते थे वह हमेशा सही फिट होता था। जूते बनाना जैसे जूते वह बनाते थे, मुझे तब भी और अब भी रहस्यमय अद्भुत लगता था। हम दूसरी स्टोरी अब हम लोग शुरू कर दिए, ठीक है ना? तो दूसरी स्टोरी को आप लोग ऐसा ना समझिएगा पहली स्टोरी यहाँ से खत्म हो गया था कि एक न्यू पॉट मेकर रिबॉर्न हो चुकी थी। सेकंड स्टोरी थी, ठीक। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन जब मैंने उनकी ओर अपना जवान पैर, यानी कि यंग जब मैं था, तो पैर फैलाते हुए संकोच से कहा था, क्या यह करना बहुत मुश्किल नहीं है मिस्टर गेसलर? तो उनका जवाब उनकी लाल दाढ़ी से अचानक मुस्कान के साथ, यह एक कला है, यह एक आर्ट है। उनके पास अक्सर जाना संभव नहीं था, ठीक है ना? उनके पास अक्सर जाना संभव नहीं था। उनके जूते बेहद टिकाऊ होते थे, उनमें अस्थाई से परे कुछ था। जूते का कोई सार जो उनसे सिला हुआ था। आप वहाँ ज़्यादातर दुकानों की तरह नहीं, बल्कि एक चर्च में प्रवेश करने जैसे शांति से जाते थे, और एक लौती लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर आपको क्या करना पड़ता था? वेट करना पड़ता था, प्रतीक्षा करना पड़ता था। एक गुनगुनाती आवाज़ और उनकी चप्पलों की सक्रिय लकड़ी की सीढ़ियों पर थपथपाहट, और बिना कोट के थोड़े झुके हुए चमड़े के एप्रन में आस्तीनें चढ़ाए पलके झपकाते सामने खड़े हो जाते, मानो जूतों के किसी सपने से जागे हों। और मैं कहता, नमस्ते मिस्टर गेसलर, क्या आप मेरे लिए रसियन चमड़े के जूतों का एक जोड़ा बना सकते हैं? बिना एक शब्द कहे वह वहाँ से चले जाते जहाँ से आए थे, या दुकान के दूसरे हिस्से में, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठ के उनके व्यापार को समझता रहता। जल्दी ही वह गोल्डन ब्राउन रंग के चमड़े का एक टुकड़ा हाथ में लेकर लौट जाते, उस पर नजरें टिकाए कहते, क्या सुंदर टुकड़ा है। जब मैं भी उनकी तारीफ कर देता, फिर वह बोलते, तुम्हें एक कप चाहिए? और मैं जवाब दे, जितनी जल्दी हो सके। और वह कहते, परसों, नेक्स्ट पखवाड़े बाद ले लेना। या अगर उनके बड़े भाई होते, मैं अपने भाई से पूछूंगा। फिर मैं कुछ कहता और फिर धन्यवाद, और कह के मैं वहाँ चला जाता। फिर मैं कहता, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर, सुप्रभात। वह जवाब देते, अभी भी हाथ में चमड़े को देखते हुए। और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, मैं उनकी चप्पलों की थपथपाहट सुनता जो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती जूतों के उनके सपने की ओर। मैं वह दिन नहीं भूल सकता जब मुझे उनसे कहने का अवसर मिला, मिस्टर गेसलर, जूता का वह आखिरी जोड़ा चरमराता था, आप जानते हैं। वह कुछ देर बिना जवाब दिए मुझसे देखते रहे, मानो चाहते हो कि मैं अपनी बात वापस लूँ या फिर उसमें कुछ एडिट करूँ, संशोधन करूँ। फिर बोले, चरमराना नहीं चाहिए था, मुझे डर है आपने उन्हें भीगने दिया होगा।
इससे पहले कि वो अपना रूप पकड़ लेते मुझे ये नहीं लगता। इस पर उन्होंने आंखें नीचे कर ली, मानो उन जूतों की याद खोज रहे और मुझे खेद हुआ कि मैंने एक गंभीर बात उनसे कह दी। उन्होंने कहा उन्हें वापस भेजो। उन्होंने कहा मैं देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है। कुछ जूते उन्होंने धीरे धीरे जारी रखा, जन्म से ही खराब होते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ जूते ऐसे होते हैं जब बनाए जाते हैं तभी खराब होते हैं। जन्म से मतलब ये मत समझना कि जूतों का जन्म होगा। अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता तो उन्हें आपके दिल से हटा दूंगा। एक बार, केवल एक बार, मैं भूलवश उनकी दुकान में किसी बड़ी कंपनी से खरीदे हुए जूते पहनकर चला गया। उन्होंने मुझे कोई चमड़ा दिखाए बिना मेरा ऑर्डर लिया और मुझे लगा कि उनकी नज़रें मेरे पैर की जो एक वर्स्ट क्वालिटी के जूते थी उस पर है। अंत में उन्होंने कहा मेरे जूते नहीं हैं। या गुस्से की आवाज़ नहीं थी, न दुख की, न तिरस्कार की, लेकिन इससे एक ऐसी शांत बात थी जो खून जमा देती थी। क्यों? कि उन्होंने उसको पहचान लिया। उन्होंने हाथ नीचे किया, बाएं जूते पर उस जगह उंगली दबाई जहां वह बिल्कुल आरामदायक नहीं था, वहां दर्द होता है। उन्होंने कहा इन बड़ी कंपनियों में कोई आत्मसम्मान नहीं है। और फिर मानो उनके भीतर कुछ टूट गया। वह लंबे समय तक करवाहट से बोलते रहे। यह एकमात्र बार था जब मैंने उन्हें अपने व्यापार की स्थिति और कठिनाइयों पर बात करते हुए सुना। वे सब कुछ पा लेते हैं। उन्होंने कहा वे इसे विज्ञापन से पाते हैं, काम से नहीं। वे हमसे छीन लेते हैं जो अपने जूतों से प्यार करते हैं। यहाँ तक आ गया, जल्दी ही मेरे पास कोई काम नहीं होगा। हर साल कम होता जा रहा है, आप देखेंगे। और उनके झुर्रीदार चेहरों को देखते हुए मुझे ऐसी चीज़ें नजर आई जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। कड़वी बातें, कड़वा संघर्ष, और उनकी लाल दाढ़ी में अचानक कितने बाल सफ़ेद दिख रहे थे। जितना अच्छा से कर सका मैंने उन अशुभ जूतों की अपनी परेशानी जो भी चीज़ें थी बताई, लेकिन उनका चेहरा और आवाज़ इतनी गहरी छाप छोड़ गई। अगले कुछ मिनटों में मैंने उनके कई जोड़े जूतों का ऑर्डर दिया। वे पहले से भी ज़्यादा टिके और मैं लगभग 2 साल तक उनके पास नहीं जा सका। मेरी अगली यात्रा से पहले कई महीने बीत गए। इस बार यह उनके बड़े भाई लग रहे थे, एक चमड़े का टुकड़ा हाथ में लिए हुए थे। नमस्ते मिस्टर गैसलर, मैंने कहा आप कैसे हैं? ठीक है, तो मैंने कहा नमस्ते मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? वह पास आया और मुझे ध्यान से देखा। मैं ठीक हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। फिर क्या हुआ? और मैंने देखा कि वास्तव में वही थे, लेकिन कितने बूढ़े और मुरझाए। और पहले कभी मैंने उन्हें अपने भाई का जिक्र करते नहीं सुना था। बहुत हैरान होकर मैंने बुदबुदाया, ओह मुझे बहुत खेद है। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। वह एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने अच्छे जूते बनाए, लेकिन वो चले गए। और उन्होंने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ जहाँ बाल अचानक उतने ही पतले हो गए थे जितने उनके करीब भाई के थे, शायद मृत्यु के कारण बताने के लिए। क्या आप जूते चाहते हैं? उन्होंने हाथ में चमड़ा उठाया। यह एक सुंदर टुकड़ा था। मैंने कई जोड़े ऑर्डर किए। वे आने में बहुत समय लगा, लेकिन वे पहले से भी बेहतर थे। उन्हें जितना बस असंभव था। और उसके कुछ समय बाद में विदेश चला गया। लंदन वापस आने में 1 साल से अधिक का समय बीत गया। और जिस पहली दुकान पर मैं गया वह मेरे पुराने मित्र की थी। मैं एक 60 साल के व्यक्ति को छोड़कर गया था। मैं 75 साल के एक दुबले पतले और थके हुए व्यक्ति के पास लौटा, जो इस बार वास्तव में पहले मुझे पहचान नहीं पाया। क्या आप जूते चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं जल्दी बना सकता हूँ या खाली समय है। मैंने जवाब दिया प्लीज़ प्लीज़, मुझे हर तरह के जूते चाहिए। मैंने उन जूतों की उम्मीद क्या की, छोड़ दी। जब एक शाम वे आ गए, मैंने एक एक करके उन्हें पहना। आकार और फिटिंग में, फिनिशिंग और चमड़े की गुणवत्ता में वे सबसे अच्छे जूते थे और उन्होंने कभी बनाए थे। मैं दौड़ के नीचे गया, एक चेक लिखा और तुरंत खुद अपने हाथ से पोस्ट किया। 1 हफ्ते बाद उस छोटी गली से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर उन्हें बताऊंगा कि नए जूते कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैं उनकी दुकान की जगह पहुंचा तो उनका नाम गायब था। मैं बहुत परेशान होकर अंदर गया। दुकान में एक अंग्रेजी चेहरे वाला युवक था। मिस्टर गैसलर अंदर है? मैंने कहा। नहीं, जवाब उसने कहा। नहीं, लेकिन हम खुशी से कुछ भी कर सकते हैं, हमने दुकान ले ली है। हाँ हाँ, मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओह, उसने जवाब दिया, चल बस। चल बस? लेकिन मुझे पिछले बुधवार को ही उनसे ये जूते मिले थे। धीरे धीरे भूख से मरना, डॉक्टर ने इसे कहा। आप देखिए वह किस तरह काम करते थे। दुकान चलाते रहे, खुद के अलावा किसी को अपने जूते छूने नहीं देते थे। जब कोई ऑर्डर मिलता तो उन्हें इतना समय लगता था, लोग इंतजार नहीं करते। उन्होंने सबको खो दिया और वह वहाँ बैठे रहे, लगातार काम करते। मैं यह जरूर कहूँगा, लंदन में कोई उनसे बेहतर जूता नहीं बनाता था, लेकिन प्रतिस्पर्धा देखिए, कंपटीशन देखिए। उन्होंने कभी विज्ञापन ही नहीं दिया।
सबसे अच्छा चमड़ा लेते थे और सब खुद करते थे, बस यही हुआ। उनके विचारों के साथ और क्या उम्मीद कर सकते थे, लेकिन भूख से वह थोड़ा अतिशक्ति हो सकता है, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि वो अंत तक दिन रात जूतों पर बैठे रहते थे। मैं उन्हें देखता था, खुद को खाने का समय नहीं देते, घर में कभी एक पैसा नहीं था, सब किराए और चमड़े में चला जाता था। वह इतने लंबे समय तक कैसे जिए या मुझे नहीं पता। वह अक्सर अपनी आग बुझ जाने देते थे। वह एक अलग किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्होंने अच्छे जूते बनाए। हाँ, मैंने कहा उन्होंने अच्छे जूते बनाए। ठीक है, अब एक पोएम इसके साथ आता है। इसके साथ जो पोएम है, छोटा सा एक पोएम है, थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है क्योंकि चैप्टर भी लंबा है। ठीक है बेटा, तो पोएम क्या है? गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वेकेशंस। तो चलिए, यह जो कविता है विभिन्न परंपरागत व्यवसाय जैसे कि बढ़ई का व्यवसाय, नाविक का व्यवसाय, रसोइये का व्यवसाय, बुनकर का व्यवसाय, किसान का व्यवसाय जैसे कुशल श्रमिकों की गरिमा का गुणगान करती है। कविता का शीर्षक यही बताता है कि व्यवसाय एक कृपा का उपहार है, यानी हर काम ईश्वर की देन है और हर काम सम्मान के योग्य है। कविता में कवि यह भाव जागृत करते हैं कि समाज को चलाने में हर वर्ग का अमूल्य योगदान है। जो व्यक्ति अपने हाथों से काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, खाना पकाने वाले, हाँ देखिए खाना पकाने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है। खाना पकाने वाले ना रहे तो खाएंगे कैसे हम अच्छे अच्छे डिशेज? हम कह देते हैं पका और पक जाता है, तो खाने पकाने वालों का भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नाव चलाने वाले सभी समाज के आधार स्तंभ हैं, उनके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। कविता की भाषा सरल है पर भावपूर्ण है, इमोशन है इसमें विभिन्न व्यवसायों को उनकी विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से जीवंत चित्रित किया गया है। कविता द पॉट मेकर कहानी के विषय को और विस्तार देती है और संदेश देती है कि परंपरागत कौशल को सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, और इसका अगर मोरल आप जानना चाहेंगे तो इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, हर व्यवसाय क्या है? सम्मानजनक है, श्रम की गरिमा सर्वोपरि है और परंपरागत कुशलताएं समाज की अमूल्य धरोहर है। ठीक है, कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं चैप्टर 3 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। पहली बार आए हैं, स्टोरी को सुनिए, समझने का ट्राई करिए, बुक को सामने रखिए, एनसीईआरटी बुक, और जो ऐसे वर्ड है उनको पेंसिल आप नोट डाउन कर लिया करिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पहली बार है फिर कहेंगे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने कमेंट दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए।